Good morning, students of 7th class. Let's complete your remaining part of the chapter, Our Changing Earth. Next topic is earthquakes. Earthquake के बारे में बच्चों आप जानते ही हैं. When the surface of the earth shaken by the tremors, यानी कि धरती के नीचे से वेव्स जो है वो निकलती हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का सरफेस जो है वो क्या होता है, वो शेक होने लगता है, यानी कि हिलने लगता है. इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम अर्थक्वेक कहते हैं. Pressure built by up between the lithospheric plate when they collide and to rub against each other. This results of shaking of the plates and vibration on the surface of the earth. ये किस कारण से होता है? क्योंकि जो लिथोस्फेरिक जो प्लेट होती हैं वो आपस में क्या होने लगती हैं, वो कोलाइड होने लगती हैं, एक दूसरे से टकरा जाती हैं, जिसके कारण जो है धरती की सतह पर वाइब्रेशन होता है और अर्थक्वेक आता है. दिस वाइब्रेशन कैन बी माइल्ड और एक्सटेंसिव एंड सर्व. ये जो वाइब्रेशन है ये बहुत हल्का भी हो सकता है, जिससे कुछ भी डैमेज ना हो, और ये बहुत ज़्यादा भयंकर भी हो सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रक्शंस हो सकता है. The point below the earth where the vibration begin is called the focus. जिस जगह से, जिस पॉइंट से जो सेकंड जो है स्टार्ट होता है, यानी कि वाइब्रेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से पृथ्वी हिलनी जो है वाइब्रेट होनी शुरू होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस. द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर. और जहाँ पर वो पॉइंट है धरती के अंदर, जहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ से वाइब्रेशन शुरू हुआ है, उसके ऊपर का जो एरिया होता है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं, यानी कि भूकंप का केंद्र. The vibration reach the epicenter first and then spread in all direction and concentrate waves known as earthquake waves or seismic waves. The intensity of the earthquake is maximum near the epicenter and decreases as the distance increase from the epicenter. पहले जो वाइब्रेशन है वो कहाँ पर जाता है, वो एपी फोकस से वो आपका जाता है एपिसेंटर पर, और फिर वो धीरे धीरे चारों तरफ जो है उसकी लहरें जो है, जो उसकी वेव्स है, वो चारों डायरेक्शन में फैलने लगती है. जो वाइब्रेशन होता है वो सेंटर के पास में जो है बहुत ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे जैसे ही ये दूर तक जाता है वैसे ही इसकी जो मात्रा होती है, इसकी जो वाइब्रेशन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव. अर्थक्वेक वेव कितने प्रकार की होती हैं? इट हैज़ 4 टाइप्स. ये 4 प्रकार की होती हैं. प्राइमरी वेव्स और पी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एस वेव्स, सरफेस वेव और एल वेव्स. जो आपकी प्राइमरी वेव्स होती है बच्चों, ये कैसी होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है नेचर में. दे ट्रैवल फास्टर दैन अदर वेव. और ये अन्य वेव से, जो दोनों वेव हैं उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से भी पास हो सकती है. सेकंड आपकी वेव है सेकेंडरी वेव, यानी कि एस वेव. सेकेंड वेव जो होती है वो राइट एंगल में होती है, डायरेक्शन टू द ट्रैवल में वो ट्रैवल करती हैं. दे आर स्लोअर दैन द पी वेव्स. और ये पी वेव से ये ज़्यादा जो है कैसी होती हैं, स्लो होती है. ये ज़्यादा फास्ट होती है और ये ज़्यादा उससे स्लो होती है. These waves produce a strong shaking action and vibration. ये जो एस वेव होती है आपकी, ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करती है, हिलाती बहुत ज़्यादा है. फिर थर्ड आपका टॉपिक है सरफेस वेव ऑफ, यानी कि एल वेव्स. सरफेस वेव्स क्या होती हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा विनाश करने वाली वेव्स होती हैं. दे ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड आर स्लोअर देन एनी अदर वेव्स. हालांकि ये क्या होती हैं, ये पृथ्वी की सतह पर ट्रैवल करती हैं, इसीलिए इनका नाम क्या दिया है, ट्रैवल सरफेस वेव्स दिया है. और ये बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया डिस्ट्रक्टिव होती हैं, लेकिन ये बाकी वेव्स के इससे कैसी होती हैं, स्लोअर होती हैं, फिर भी ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं. फिर आपका आता है मेजरिंग अर्थक्वेक को नापने के लिए जिस यंत्र का हम यूज़ करते हैं उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं.
और जो एनर्जी रिलीज एट द टाइम ऑफ एन अर्थक्वेक डिटरमाइंड एज द मैग्नीट्यूड, और जो एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है, निकलती है धरती के अंदर से, उस समय पर उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन ए रिचर स्केल विद नंबर्स ऑफ ranging 2 to 9. Earthquake measuring more than 6 or Richter scale are considered serve and cause a lot of damage. जो रिएक्टर स्केल पर जिसकी वो जो है नापी जाती है, यानी कि जैसे आपका 0 से लेके 9 तक होता है, जो 6 वाली जो होती हैं वेव्स, अर्थक्वेक जो रिएक्टर पैमाने पर 6 पॉइंट माना जाता है, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला होता है, और इसके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। जैसे जैसे फर्दर बढ़ता जाता है 6.0 वाला भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, जैसे जैसे चेंज बढ़ता जाता है वैसे ही डिस्ट्रक्शन भी जो है वो ज़्यादा होता जाता है। डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बच्चों ये चीज़ आप जानते भी हैं कि अर्थक्वेक के कारण जीवन का और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, बहुत सारे लोग जो है इसमें क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इट में कॉजेज लैंडस्लाइड्स इन द हिली एरिया, और अगर ये हिली एरिया में आता है, ये पहाड़ी इलाके में अगर आता है, तो इससे लैंडस्लाइड्स होते हैं, और डैम्स में, यहाँ तक कि डैम्स में भी क्या हो जाता है, क्रैक आ जाते हैं, जिसके कारण बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ जाता है। इन सिटीज़ बिल्डिंग में कोलैप्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन वायर में गेट कट एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गेट डिस्टर्बेड बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। ये चीज़ जो है बच्चों आप नॉर्मल है, आप जानते हैं इस चीज़ को कि अर्थक्वेक के कारण शहरों में क्या होता है, टेलीफोन की वायर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वायर, और जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सब क्या हो जाता है, इससे डिस्टर्ब हो जाता है, और जो वायर्स होते हैं वो टूट जाते हैं या गिर जाते हैं। इन कोस्टल रीजन्स अर्थक्वेक में राइज और लोअर द सी बेड टी सुनामीज में आल्सो द कॉज्ड बाय अनड्रेस्ड सी अर्थक्वेक। अब अगर कोस्टल एरिया में आपका अर्थक्वेक आता है तो उससे क्या होता है बच्चों, जो वेव्स हैं, वेव्स जो है बहुत ज़्यादा ऊंची उठती हैं, और वो और ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस जो है करती हैं। जैसे आपका सुनामी आया था, और अभी पीछे जो है आपकी दो आपके आए थे वेव्स, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। योर चैप्टर इज़ कंप्लीट. Tomorrow I will send you question answer of the chapter.